नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस में हम पिछले लेक्चर्स में एल्केनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात कर रहे थे। इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा हमने की, जिसमें हमने इसकी जितनी भी रिएक्शंस थी उनको मैं रिवाइज कर देता हूँ। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन हमने किया, क्लोरोसल्फोनेशन पढ़ा हमने, आइसोमराइजेशन जिसे हम समावयवीकरण कहते हैं उस पर चर्चा की, पायरोलाइसिस जिसे हमने क्रैकिंग कहा, डिहाइड्रोजिनेशन, और कल के लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बस्टन के बारे में बात की जिसे हम दहन कहते हैं। जब हम हाइड्रोकार्बन्स का दहन कराते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में, तो हमें उत्पाद के रूप में CO2 प्लस जल प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। और इस प्रक्रिया में जो है ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे हम अपना भोजन पकाते हैं। अगर हमने मीथेन का दहन किया है तो जैसे आपके रसोई घरों में जो गैस होती है, ये भी आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है। जब इसे हम जलाते हैं तो CO2 प्लस H2O मुक्त होता है। क्या होता है? CO2 प्लस H2O रिलीज होता है। फिर H2O को कैसे हम देखें वो मैंने आपको बताया कि आप ठंडे पानी की भगोनी भर के गैस पे रखें और उसको चालू करेंगे तो चालू करने के जस्ट कुछ सेकंड के पश्चात भगोनी की बाहरी सरफेस पर आपको कुछ ड्रॉप दिखाई देगी। फिर कुछ समय के पश्चात जैसे अंदर का पानी गर्म होने लगेगा और उस पर कंडेंसेशन की प्रोसेस नहीं होगी, तो जो पानी की ड्रॉप्स आपकी बनी उस प्रोसेस में वो ड्रॉप सीधी हवा में उड़ जाएगी, वेपर के रूप में या वाष्प के रूप में। अब ये तो हुई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात। फिर हमने एक चीज़ और कही थी कि दहन में जितने कार्बन वाला आपका एल्केन होगा उतने सारे के सारे कार्बन आपके CO2 के रूप में बाहर निकलेंगे, और जितने भी हाइड्रोजन उसमें हैं वो सारे के सारे जल के अणुओं के रूप में बाहर निकलेंगे, जल बनाकर बाहर निकलेंगे। इन सब केमिकल प्रोसेस के बाद में हम बढ़ते हैं यूजेज ऑफ एल्केन। एल्केनों के जो है उपयोग क्या क्या हैं, तो सबसे पहला उपयोग एल्केन जो हैं ईंधन के रूप में सीधे प्रयुक्त होते हैं। इनका हम उपयोग जो है किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। कुछ एल्केन जैसे मेथेन है, मेथेन हाइड्रोजन प्राप्त करने का एक सुगम साधन है। मेथेन से अगर हमें हाइड्रोजन प्राप्त करना हो तो इससे बेहतर हमारे पास कोई साधन नहीं है। एल्केनों के विघटन से प्राप्त कार्बन को कार्बन ब्लैक कहते हैं। यह सूक्ष्म विभाजित अवस्था में प्राप्त होता है। अगर हमें एक ब्लैक कार्बन चाहिए तो हम एल्केनों का विघटन करते हैं, जिससे हमें कार्बन प्राप्त हो जाता है और जिसे हम कार्बन ब्लैक के नाम से जानते हैं। कार्बन ब्लैक का उपयोग हम पेंटिंग में, छपाई की स्याही बनाने में तथा टायर बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जो कार्बन ब्लैक है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आपके पेंट इंडस्ट्रीज में, छपाई की स्याही बनाने में, या आपके प्रिंटर्स की जो इंक बनती है उनमें, टायर्स बनाने में प्रयुक्त होता है कार्बन ब्लैक। एल्केनों द्वारा एल्केनॉल व हेलो एल्केन आदि बना सकते हैं। अगर हमें कोई हेलो एल्केन बनाना है, एल्केनॉल बनाना है, तो वो भी हम किसकी मदद से बनाएंगे? एल्केनों की मदद से। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के मिश्रण को हम क्लोर गैस के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्लोर गैस किस किस का मिश्रण होता है, तो आपका आंसर होगा एन ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन का मिश्रण आपका क्या कहलाता है? क्लोर गैस। इसे सामान्य दाब पर आसानी से द्रवित किया जा सकता है तथा इसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त हम करते हैं। तो ये हैं आपके क्लोर गैस, जो किसके रूप में उपयोग करते हैं आप? ईंधन के रूप में। तो ये हो गई इसके उपयोग की बात। अब हम बात करते हैं अगला जो अपना टॉपिक है इस यूनिट का, वो है रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम, जिसे हम बोलते हैं अभिक्रिया परिच्छेदिका या आरेख। ठीक है, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम या अभिक्रिया परिच्छेदिका से तात्पर्य ये है कि अभिक्रिया
में क्या क्या कंडीशंस सामने आई है, वहाँ पर ऊर्जा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ऊर्जा मुक्त हुई है या ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, इस आधार पर अभिक्रिया परिच्छेदिका जो है बनाई जाती है। तो देखो इसे हम परिभाषित कर लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होती है, इसे ऊर्जा अवस्था आरेख अथवा अभिक्रिया परिच्छेदिका आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो हमने यही कहा है कि कोई भी रिएक्शन संपन्न हो रही है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं, उसे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की सहायता से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। एक पद में संपन्न होने वाली सामान्य ऊष्मा शोषी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक अभिक्रिया। एंडोथर्मिक का मतलब अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। सामान्य ऊष्मा शोषी एवं ऊष्माक्षेपी, जिसे हम एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार के ऊर्जा अवस्था आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जो अभिक्रियाएं केवल और केवल एक ही पद में संपन्न होती है, सिर्फ एक स्टेप में संपन्न होती है, उन अभिक्रियाओं में चाहे वो ऊष्माक्षेपी हो चाहे ऊष्माशोषी हो, तो ऊष्माशोषी के लिए हम किस प्रकार का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे और ऊष्माक्षेपी के लिए किस प्रकार का जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम बनाएंगे। तो देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इधर आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट हैं या अभिक्रिया की प्रगति है यहाँ से इधर की ओर, और हम ऊपर बढ़ें तो ये आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पीई। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्रियाकारक अणु आपके यहाँ हैं और क्रियाकारक अणु को जो है उत्पाद में बदलने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और उस एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त करके एक आपकी टीएस बनती है, जिसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं, टीएस ट्रांजिशन स्टेट। फिर इसके पश्चात आपका प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट की ऊर्जा आपकी इस लेवल पे है। तो आप यहाँ देखिए आपके रिएक्टेंट की ऊर्जा, अगर मैं मान लूँ कि ये 50 किलो कैलोरी है तो यहाँ पर 100 किलो कैलोरी हो गई, मतलब बढ़ती हुई क्रम है आपका ऊर्जा का। तो प्रोडक्ट की ऊर्जा क्या हो गई, अधिक हो गई, अर्थात इसने क्रियाकारक से उत्पाद में बदलने के लिए ऊष्मा का या ऊर्जा का अवशोषण किया है, तब जाके ही तो इसकी ऊर्जा अधिक हुई है। तो ये किसका आरेख हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा अवस्था आरेख। आपसे पूछा जाता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा अवस्था आरेख का चित्र बनाइए या आरेख जो है ड्रा कीजिए, तो आप ये बनाओगे। अगर आपको ये बनाना आ गया है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्माक्षेपी के लिए आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की डेफिनेशन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा जो है उत्पाद की ऊर्जा से अधिक होती है, या यूँ कहते हैं हम कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा से उत्पाद की ऊर्जा कम होती है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, ये आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जो है क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा है। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आपकी बात करेंगे वही एक्टिवेशन एनर्जी आपकी क्या कहलाएगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ से आपका वापस प्रोडक्ट में जो है फॉर्म हो रहा है, और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो प्रोडक्ट आपका यहाँ आ रहा है। तो प्रोडक्ट के लिए एनर्जी का लेवल क्या आ गया, क्रियाकारक से भी कम इसकी ऊर्जा रह गई, अर्थात इसने ऊर्जा का उत्सर्जन किया है। ये जो -x दिखा रखा है, इतनी ऊर्जा का इसने उत्सर्जन किया है। तो
इसकी ऊर्जा उत्पाद की कम हो गई, और कम हो गई तो इस ऊर्जा का उत्सर्जन होने के कारण ही हमने इसको क्या कहा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर प्लस x ऊर्जा इसने ग्रहण की, इसलिए ऊष्मा को शोषण किया इसने, अवशोषित कर लिया, तो ये क्या कहलाए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, प्रोडक्ट के साथ में ऊष्मा मुक्त होती है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जो है ऊष्मा ग्रहण की जाती है या ऊष्मा का अवशोषण होता है। दोनों टर्म को हम एक एक करके जो है डिफाइन कर लेते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए ऊर्जा या ऊष्मा ग्रहण करनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ती है, अतिरिक्त ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी। जैसे क्रियाकारक प्लस ऊष्मा या ऊर्जा हमने दी और आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट P फॉर प्रोडक्ट बन गया आपका। और यहाँ प्रोडक्ट बनने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ी, या हम कह सकते हैं R क्या है, रिएक्टेंट, और ऊर्जा दी आपने, देन क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट, उत्पाद बन गया। तो ये ध्यान रहें, किसके लिए, ऊष्माशोषी के लिए। और ऊष्माक्षेपी के लिए क्या होगा भैया, ऊष्माक्षेपी के लिए हम बात कर लेते हैं। ऊष्माक्षेपी जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होने पर ऊर्जा या ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा, देखो उत्पाद की ऊर्जा क्रियाकारक से कम होती है, अतः डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है। हमने कहा कि -x जो निकल रही है वो क्या है, आपके डेल्टा H को, उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, अर्थात उत्पाद के बनने में ऊष्मा मुक्त होती है। तो R से आपकी ये अभिक्रिया संपन्न होगी, आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस ऊष्मा यहाँ से निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा। आगे हम बात करते हैं एल्केनों के हैलोजनीकरण की अभिक्रिया को हम निम्न ऊर्जा अवस्था आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, या इसे हम निम्न ऊर्जा अवस्था आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे आपका कोई भी एल्केन है, उसका हैलोजनीकरण हमें करना है, तो हैलोजनीकरण की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, ये आपकी इस अक्ष पर जो है पोटेंशियल एनर्जी और ये अभिक्रिया की प्रगति। तो इसमें कई सारे स्टेप हैं, उदाहरण हम लेंगे आगे। पहले इसको जनरल मेथड में समझेंगे, जो आपका जनरल कॉन्सेप्ट है, फिर इसके साथ ही हम उदाहरण लेके भी इस प्रोफाइल डायग्राम को समझेंगे। तो इस प्रोफाइल डायग्राम को हम इससे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर, इनके प्रोफाइल डायग्राम जो आज हमने पढ़े हैं, उसको आप एक बार अच्छे से नोटबुक में बनाकर प्रैक्टिस करना और इस पर अध्ययन करना, ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो आपको जो आगे इनका हैलोजनेशन है और दूसरे प्रोसेस, दूसरे पॉइंट हैं, उनको समझने में भी आसानी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।